हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट 5 अक्टूबर की जब हम बात करते हैं तो उस दिन जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज में जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन था वो कंडक्ट कराया गया और ऑलरेडी कट ऑफ जो है आप लोगों को बताई जा चुकी है, एक एस्टिमेट आपको दे दिया गया है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम को, ठीक है। आपको कंट्रोवर्सी से के जो कुछ क्वेश्चंस थे कंट्रोवर्शियल, उनके बारे में भी आप लोगों को जो है ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। आज हम इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इस एग्ज़ाम को जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ जो है शिवेन सर जो है वो हम दोनों मिलके जो है इस एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो है वो हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन रहेगा। हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे डिमांड किए गए थे, कौन कौन से सेक्शंस थे जिनको टारगेट किया गया था, और उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस और उनके आंसर क्या हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा अगर आपको लगता है कि कंट्रोवर्शियल है उसकी भी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। राइट, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस एग्जामिनेशंस में जो है टोटल क्वेश्चन जो हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो एग्जाम में लिखा गया था, मेंशन किया गया था, और 30 ही क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से डिमांड भी किए गए थे। सिलेबस में 30 बोला था तो 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के थे। इनमें से अगर 30 में अगर आप देखेंगे तो जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन रहता है, हिस्ट्री से इस बार जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से डिमांड किए गए थे। इन 6 क्वेश्चंस में अगर आप एंशिएंट की बात करेंगे, यानी कि जिसमें जनपद एंड ऑल वो इस तरह की सोसाइटीज होती हैं, वहां से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं था। मेडाइवल हिस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है हम लोगों को वो देखने को मिला है, और फोकस अगेन उसका मॉडर्न पे ही रहा है। मॉडर्न जनरली जब ब्रिटिश से लेके क्रिएशन तक की जब बात करते हैं तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें 3 क्वेश्चन उन्होंने जो है वो डिमांड किए थे। तो टोटल क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया था, जो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट की उसने बात की थी, और एक क्वेश्चन जो है हम ये बात कर सकते हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो था वो एक्चुअली में आया हुआ था। राइट, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरे इतिहास से जो है वो 6 क्वेश्चन जो थे आप लोगों से डिमांड किए गए थे। वहीं अगर आप जियोग्राफी की बात करें हिमाचल प्रदेश की, मैंने अक्सर आप लोगों को पहले भी कहा है, फिर से मैं आपको बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश की शुरुआत करने का अगर सबसे बेहतर कोई सेक्शन है वो है जियोग्राफी, क्योंकि यहां से हर साल एचएस में भी 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार अगर आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट्स वो आप लोगों के हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से जो थे वो डिमांड किए गए थे इस एग्जामिनेशन में, जो कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं दैट अमाउंट था। राइट, तो 8 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। देन उसके बाद अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो जो सोसाइटी वाला जो पोर्शन रहता है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें अक्सर आप लोग फेयर फेस्टिवल्स की बात करते हैं, कस्टम्स की बात करते हैं, यहां से इस बार जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन टारगेट किया गया था आर्ट और आर्किटेक्चर को। यहां से भी अगर आप देखेंगे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जनरली आप लोगों से जो क्वेश्चंस डिमांड किए गए थे तो 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे गए थे। इन 3 क्वेश्चंस में से जैसे टेम्पल्स को टारगेट किया गया था, और टेम्पल्स के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे स्कल्पचर्स जो है हिमाचल प्रदेश का जो आर्ट था उस आर्ट की बात जो है यहाँ पे की गई थी, उसके क्वेश्चन जो है आपसे डिमांड किए गए थे। रही बात जो लास्ट सेक्शन होता है फ्रेंड्स, इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, वहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन आया था ट्रांसपोर्टेशन से, जिसमें आप शिमला कालका रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, यानी कि कोर जियोग्राफी से भी था। और रही बात इकोनॉमिक सर्वे की तो 9 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो इकोनॉमिक सर्वे से आए गए थे। देखिए, आपको अगर स्मार्टली चलना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एस्पिरेंट्स खुद प्रेपरेशन कर रहे हैं या जो एस्पिरेंट्स एचएस के लिए कहीं पे भी अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनको इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट रहता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और अगर आप इसको बेहतरी से रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ये पाएंगे कि अक्सर 5 से 6 क्वेश्चन आपको एचएस में मिलेंगे और 9 के क्वेश्चन के करीब जो है आपको एसीएफ में मिले हैं। अब इससे ही बढ़ता हुआ अंक अगर आप देखेंगे तो अलाइड सर्विसेज में भी आपको मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि एचपी के क्वेश्चन कुछ अब ऐसे हो चुके हैं कि जिनके लिए एक कंटेंट मिलना एक चैलेंज हो चुका है।
लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कंटेंट उसी पर्टिकुलर जो यहाँ पे बुकलेट रहता है उसमें आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन उसके बाद जियोग्राफी, तो बड़ा स्मार्टली अगर आप चलेंगे ना तो हिमाचल प्रदेश में कंटेंट जो है वो लिमिटेड सा कंटेंट भी हो जाता है और उसी कंटेंट को आपने यहाँ पे क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप देखेंगे। और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो ऑब्वियसली इन 30 क्वेश्चन में जैसे 2 क्वेश्चन जो थे, एक क्वेश्चन जो था वो बुक एंड ऑथर से आपसे पूछा था और 2 क्वेश्चन जो थे वो सेंसस से जो है वो पूछे गए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है बिकॉज अक्सर आप देखेंगे हर एग्जाम में यार 1 या 2 क्वेश्चन सेंसस के होते ही होते हैं। एचएस में भी रहा, इस बार यहाँ भी हुआ, अलाइड में भी क्वेश्चन जो है सेंसस से देखने को मिला। तो कुछ एक आप देखिए एक स्टैंडर्ड से सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इस तरह से। इकोनॉमिक्स सर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सोसाइटी को आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइड लाइन इस बार किया गया है। एचएस में भी अगर आप देखेंगे सोसाइटी से कोई ज्यादा क्वेश्चन मिले नहीं थे, बने नहीं थे, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर खैर किया जा रहा है, राइट। तो ये वो सेक्शन थे जिन सेक्शन से क्वेश्चन को टारगेट जो था वो किया गया था। अप्रोचेबल की बात करेंगे तो यस मॉडरेट थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, हालांकि बिकॉज मॉडरेट मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो कंटेंट रहता है ना बड़ा फैक्चुअल सा रहता है। अब कितना फैक्ट जो है वो एक एस्पिरेंट याद कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन हाँ अगर उसकी 2 या 3 सेक्शंस पे अच्छी खासी पकड़ बन जाती है तो यस आप एक रीजनेबल या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक बेहतर स्कोर जो है वो आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर 29 क्वेश्चन में या एचएस में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो एक अच्छा रीजनेबल स्कोर जो है वो यहाँ पे अचीव किया जा सकता है स्मार्टली अगर आप चलेंगे। अदरवाइज इजी टू मॉडरेट हमेशा खैर रहता ही है, इस बार भी वैसा ही था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती थी। आइए मैं आप लोगों को जो है एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। मैं आपके सामने जो ये डिस्कस कर रहा हूं ये सीरीज सी है और इस सीरीज सी में जो है हिमाचल प्रदेश का जो सेक्शन एक्चुअली में चला था वो चला था क्वेश्चन नंबर 46 से लेके, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास सी सीरीज जो है फ्रेंड्स वो अभी अवेलेबल है। तो इस सी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है 46 से चलता है, टोटल 30 क्वेश्चन थे। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे, अब हम आंसर्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हैं, किस तरह से हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से है और आपको मैं बताना चाहूंगा अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ये क्वेश्चन आप लोगों से डिमांड किया गया था और इसमें आपसे पूछा गया था कि टेरिटोरियल काउंसिल जो है हिमाचल प्रदेश की उसको कब एग्जिस्टेंस में जो है वो आई है। इजी क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज एक ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हर एक एस्पिरेंट जो हिमाचल का इतिहास पढ़ता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस चीज को वो जरूर जो है एक बार स्टडी करता है। तो टेरिटोरियल काउंसिल की बात करता है जिसके बाद उसको जो है बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया जाएगा। तो ये 15 अगस्त 1957 जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। करम प्रकाश आपको पता है इसके पहले यू कैन से चीफ जो है वो रहेंगे और ये आपने ध्यान रखना है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, अब ये एक ऐसे सवाल है, देखो यार 2 या 3 सालों से मैं ये देख रहा हूं कि जो लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स के ऊपर जो है सवाल पूछ रहा है और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनसे अक्सर सवाल पूछ रहा है। जैसे इस बार ना एचएस में सवाल बना था, वाईएस परमार की बात इन्होंने की थी। तो मैं आपको ये सुजेस्ट जरूर करना चाहता हूं कि जिन लीडर्स को आप लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1952 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप सभी लीडर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पढ़े, नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं जैसे करम प्रकाश यहाँ पे हो जाएंगे, वाईएस परमार हो जाएंगे, पंडित पद्म देव हो जाएंगे, जैसे जयवंत राम हो जाएंगे, ये सारे वो लीडर्स हैं जो एक्चुअली में आप लोगों को जब फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ेंगे उस दौरान आपको इनका जिक्र मिलेगा और किसी एक अच्छी पोस्ट पे जो है मिलेगा। जैसे शिवानंद रमौल हो गया, स्वामी पूर्णानंद हो गए, इस तरह के पर्सन आपको मिलेंगे। तो उन पर्सन्स का जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब विधानसभा जब 1952 में जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, और 2-3 सालों से यार ये क्वेश्चन बन रहा है। पिछली बार वाईएस परमार से पूछा, पहला इलेक्शन उन्होंने कहां से लड़ा, उसके बाद उन्होंने हालांकि 50 से उन्होंने लड़ा, दूसरा रेणुका से लड़ा था, इसलिए आपसे यहां से पूछा जा रहा है। तो जयवंत राम जो थे स्टूडेंट्स ये भटियात से थे, 47 जो है अगर आप देखेंगे तो इसका ए जो है वो एक्चुअली में आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो 47 का ए आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अगर मैं कैटेगराइज की जाए तो यस मॉडर्न जो हिस्ट्री रहती है हिमाचल प्रदेश की उसमें भी आप कर सकते हैं, आप हिमाचल की पॉलिटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, राइट। चलिए
उसके बाद जो है 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये शिमला से आप लोगों से क्वेश्चन डिमांड किया गया था, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। जब आप शिमला डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, आपसे पूछा गया था कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब की गई थी शिमला के अंदर, ठीक है। तो शिमला ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे 1815 के बाद जो है इन लोगों का कनेक्शन जो है वो एक्चुअली में डेवलप हुआ शिमला के साथ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1864 में इसको कैपिटल बनाया गया, ब्रिटिशर्स का समर कैपिटल बना। लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे सबसे पहले एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसके पास कुछ फंड होता था, पैसा होता था, तभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। ये आप ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1851 जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे 48 की अगर बात करेंगे तो डी जो है वो आपको आंसर मिलेगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट से मैं इसको काउंट कर रहा हूं, और फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, रिस्क लिया जा सकता था। हालांकि इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चली हुई है कि नोटिफिकेशन में 1/3 कहा था, बाद में इन्होंने 1/4 कर दिया। चलिए वो बात की बातें हैं। धर्मचंद नाटक की बात कर रहा है ये, यहाँ पे मानिकचंद के द्वारा जो है धर्मचंद नाटक लिखा गया फ्रेंड्स। ये मेडाइवल हिस्ट्री से जो है आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, और सीधा सीधा सब पूछा गया था कि कब जो है लिखा गया है धर्मचंद नाटक। के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसने लिखा है, और ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 2016, 17, 18 की। उस टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें इस तरह का सवाल आया हुआ है कि धर्मचंद नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। इस बार इन्होंने ईयर पूछा था, तो 1562 जो है फ्रेंड्स ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो धर्मचंद नाटक जो है इनके द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, यानी कि आपसे ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि गलत स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने बतानी है। 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आइए देखते हैं। बात हो रही है पहले बलदेव चंद की। राजा बलदेव चंद जो है कांगड़ा का राजा कंसीडर किया जा रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि ये पहला वाइसरीगल दरबारी था। चलिए, बैटल ऑफ महलमोरिया, राजा संसार चंद वाज डिफीटेड, बात बिल्कुल सही है। 1825 में सिख लेड द सीज ऑफ द पैलेस ऑफ द कुटलहर। देखो फ्रेंड, जब मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो उसमें आप लोगों को पता ही है दैट जब आप सिख और हिल स्टेट की बात करते हैं 19th सेंचुरी में, देन उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं द रिलेशंस बिटवीन द रणजीत सिंह एंड द हिल स्टेट्स। और रणजीत सिंह के पास जो है जब 1809 के अंदर जो है कांगड़ा का किला आता है, उसके बाद वो एक्सपेंशन स्टार्ट करता है। एक्सपेंशन स्टार्ट करता है 1811 में, 1811, 1813, 1815, 1818 एंड 1825 और 1839 तक वो जाता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान वो क्या करता है, अलग अलग रीजन्स को कैप्चर करता है। उनमें से अगर आप देखेंगे तो 1825 में उसने कुटलहर को जो है वो कैप्चर किया था, ये बात बिल्कुल सही है। देसा सिंह मजीठिया जो है इनको अपॉइंट किया गया था किलेदार कांगड़ा फोर्ट का, भाई महाराजा रणजीत सिंह, बिल्कुल सही बात है। जब 1809 में उनके पास ये किला आया था तो उसके बाद उन्होंने इनको अपॉइंट किया ही था। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि 4th वन स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगी। तो नॉट ट्रू जो है वो नन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि सभी के सभी जो है वो सही है, गलत कोई नहीं है, इसलिए आपने नन ऑफ दीज जो है आंसर करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करेंगे तो ए इज द राइट आंसर। तो यस, दिस क्वेश्चन बिलोंग टू द हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, वो भी मेडाइवल हिस्ट्री जो है वहां से आपसे सवाल जो है वो किया गया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये आप लोगों से डिमांड किया गया था आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। बिल्कुल इजी सवाल था, फैक्चुअल सवाल था, और हर बार आप जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर को शुरुआत करते ही हैं तो उसमें बेसिक मटेरियल आप जरूर देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बेसिक मटेरियल जो था वो एक्चुअली में वुड यूज किया जाता था, ठीक है जी। तो मोस्ट एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द हिमाचल प्रदेश वाज बेस्ड ऑन द वुड, लकड़ी के ऊपर जो है वो जनरली बेस्ड रहता था, ये आपने याद रखना है। हालांकि कहीं जगह पे स्टोन भी है, लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे, मेजोरिटी में अगर आप देखेंगे तो लकड़ी जो है वो एक्चुअली में यूज की जाती थी। तो 51 अगर आप देखेंगे तो ए जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। 52 की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा है कि सही स्टेटमेंट आपने बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगेन, राइट। और इसमें जो आपसे बात की गई है वो की गई है कि आपको सही स्टेटमेंट बताना है। किरग्राम बैजनाथ वाज द फेमस कैपिटल ऑफ द किराता, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपको पता है जब माइग्रेशन हुई थी, कोल आए थे, किरात आए थे, किरातों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो खस लोग हमारे यहाँ पे आए थे, और उन्हीं में से अगर आप देखेंगे जो किराताज हैं, यानी कि
भोट जिनको बोलते हैं, भोटास, किरातास। तो किरातों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो एक्चुअली में बैजनाथ हुआ करती थी, किरग्राम हुआ करती थी, जिसको बाद में बैजनाथ जो है वो बोला गया। बैद्यनाथ शिवा का मंदिर है, बिल्कुल सही बात है ये। फ्रेंड्स, टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर महादेव की अगर बात करते हैं, बिल्कुल यहां पे बात कर रहे हैं विश्वेश्वर महादेव के टेम्पल की। इट वॉज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द लेटर गुप्ता ट्रेडिशनल ऑफ द शिखर स्टाइल। फ्रेंड्स, एचपीजीके की किताब आप पढ़िएगा हमारी, उस किताब में आपको ये सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक, उसको आप बाय भी कर सकते हैं। विश्वेश्वर महादेव ये बजौरा का है, बजौरा कुल्लू जो आप बात करते हैं, तो उस विश्वेश्वर महादेव की ये बात कर रहा है। बिल्कुल वो पाला आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है और एक यूनिक एग्जाम्पल होता है वो ट्रेडिशनल, वी कैन से लेटर गुप्ता ट्रेडिशन का शिखर स्टाइल में ये मंदिर है। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो फेमस श्राइन जो है त्रिलोकीनाथ की, इट इज लोकेटेड इन द चंद्रभागा वैली। ये बात बिल्कुल सही है। तो उदयपुर के पास अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है त्रिलोकीनाथ का मंदिर मिलता है लाहौल स्पीति में, और वो सारा का सारा रीजन जो है वो चंद्रभागा वैली ही है एक्चुअली में। अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ द त्रिलोकीनाथ वाज बिल्ट बाय द ललितादित्य इन द 8th सेंचुरी एडी। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं ट्रू बोलूं तो यस, चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि त्रिलोकीनाथ जो है वो सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे आपका यू कैन से ललितादित्य के साथ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है ना, इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो जनरली कंसीडर किया जाता है कश्मीरी कन्नौज आर्किटेक्चरल स्टाइल। और ये जो कश्मीरी कन्नौज आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये एक्चुअली में फ्लोरिश्ड हुआ था जब राजा हुआ करते थे यहाँ पे ललितादित्य। और ललितादित्य वो राजा है जिसके पास 8th और 9th सेंचुरी के आसपास जो था हिमाचल वाज द सब्जेक्ट ऑफ द कश्मीर। और ललितादित्य ही वो इंसान है जिसने फिर मसरूर रॉक का टेम्पल का निर्माण कराया, और वहां पे उन्होंने निर्माण करवाया त्रिलोकीनाथ टेम्पल का ओरिजिनल, जो पुराना यहाँ पे हुआ करता था, बाद में कई बार रेनोवेट उसको किया गया है। तो कश्मीरी कन्नौज स्टाइल है उसका, और वो एक्चुअली में इसी राजा के दौरान फ्लोरिश्ड हुआ है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी ये बिल्कुल सही रहेगा। तो सी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बुक एंड ऑथर से सवाल जो है आप लोगों से यहाँ पे डिमांड किया गया था, सीधा सीधा सा ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, फैक्चुअल क्वेश्चन जो था वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लिस्ट में ऑथर दिए हैं, एक में किताबें दी हैं यहाँ पे, और इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो एक्चुअली में हो जाएगा डी। यानी कि बीसी छाबड़ा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने एंटिक्विटी ऑफ चंबा स्टेट पार्ट 2 जो है वो लिखा है, जबकि पहला पार्ट जो है वो यू कैन से जेपीएच बोगल जो थे यानी कि जेन फिलिप्स बोगल थे, उन्होंने लिखा था। वहीं अगर आप बात करते हैं हरमन गोइटेस की, तो इन्होंने लिखी है यू कैन से अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ द चंबा। एमएस रंधावा की अगर बात करते हैं ऑब्वियसली तो बसोली पेंटिंग्स के ऊपर जो है इन्होंने यू कैन से अपने व्यूज दिए हैं, एमएस रंधावा जो हैं। और डब्ल्यू.जी. आर्चर जो है इन्होंने इंडियन पेंटिंग इन द पंजाबी हिल्स या फिर पंजाब हिल्स जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। हमारी किताब में आप देखेंगे तो बुक्स एंड ऑथर का एक अलग से एक टेबल दिया होता है, उसी में से जो है क्वेश्चन आपसे डिमांड किया गया था। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, बात ये थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये सवाल है, क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को जो है उन्होंने ऑल ऑफ दीज जरूर कर दिया होगा। हिमाचल प्रदेश का जो स्कल्पचर है कैन बी डिवाइडेड इनटू द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, यानी कि माइथोलॉजिकल एंड द ह्यूमन फिगर्स, एनिमल फिगर्स, एग्रीकल्चर डिजाइंस और द ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। अब आपसे पूछा है कि सही बताना है आपने, यानी कि कौन कौन से ग्रुप्स में है, ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइथोलॉजिकल और ह्यूमन फिगर्स जो है वो आपको अक्सर हमारे स्कल्पचर्स में देखने को मिलेगी। आप किसी भी टेंपल में चले जाओ तो वहां पे देवी और देवता की मूर्ति जो है वो आपको मिलेगी, चाहे वो स्टोन की है चाहे वो मेटल की है। तो ऑब्वियसली माइथोलॉजिकल तो है। बहुत कम हम लोगों को ह्यूमन फिगर्स के मिले हैं, लेकिन हाँ हमारे स्कल्पचर्स में ह्यूमन फिगर्स आपको मिलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनिमल फिगर्स की, तो बिल्कुल भाई ये बिल्कुल सही बात है, हमारे स्कल्पचर्स में जो है आप लोगों को एनिमल्स के फिगर्स भी बहुत देखने को मिलेंगे, चाहे आप
टाइगर की बात कर लीजिए, चाहे आप क्रोकोडाइल, जैसे मैं विश्वेश्वर महादेव की बात करता हूं तो विश्वेश्वर महादेव में जो है अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो उसके जो स्लैब्स हैं, उसके जो यहाँ पे फ्रंट में आप स्लैब्स देखेंगे तो एक स्लैब्स पे गंगा बनाई हुई है, एक पे यमुना बनाई हुई है। तो उसमें से एक जो है वो क्रोकोडाइल के ऊपर बैठी हुई है और एक जो है वो लोटस के ऊपर बैठी हुई है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे जानवरों के पिक्चर्स भी जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं हमारे स्कल्पचर्स में, तो इसलिए एनिमल फिगर्स जो है वो बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर डिजाइन जो है स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन द थर्ड वन। जैसे लोटस बनाया गया है, जैसे लीव्स बनाए गए हैं, क्रीपर्स बनाए गए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हम आप लोगों को हमारे स्कल्पचर्स में भी देखने को मिलती हैं टू डेकोरेट द पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए या वहां पे बनाने के लिए। तो एग्रीकल्चर डिजाइन भी यहाँ पे मिलता है। स्टूडेंट्स रही बात ज्योमेट्रिकल डिजाइन की, ये एक्चुअली में मिसिंग रहता है हिमाचल प्रदेश के आर्किटेक्चर्स में। मिसिंग बोलने का मतलब ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या है स्कल्पचर्स में, जिसमें जनरली आप ना कुछ एक शेप्स देखते हैं, जैसे ट्राइंगुलर शेप है या फिर रेक्टेंगल शेप है, इस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं वो आप लोग स्कल्पचर्स में देखते हैं, उनको बनाया जाता है, उकेरा जाता है, यू कैन से टू डेकोरेट द वॉल्स और द पिलर्स जो होते थे बिल्डिंग्स के। लेकिन हिमाचल प्रदेश में खासकर आप लोगों को स्कल्पचर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का ही जिक्र मिलता है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है इस तरह का कोई हमारे पास स्कल्पचर जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो स्कल्पचर्स है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट 1, 2 एंड 3 जो है ये एक्चुअली में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन था स्टूडेंट जिसके लिए सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाना था। बहुत ही एक स्टैंडर्ड की जो किताबें होती हैं, स्पेसिफिक किताबें होती हैं स्कल्पचर्स या फिर आर्ट के ऊपर, उनमें से कहीं ना कहीं से आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर निकालनी होती है। तो किसी एक क्वेश्चन के लिए इतना बड़ी किताब पढ़ना, इस तरह की चीज करना जो है वो फिजिबल भी नहीं रहता। तो एक ऐसा सवाल था जो आप लोग छोड़ भी वैसे सकते थे, या फिर किसी ने यहाँ पे थोड़ा सा जर्नल आइडिया लिया होगा तो वो आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकता था। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इसके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कम हो सकता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जो इस तरह की चीजों को डिफाइन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दैट क्वेश्चन जो है ये अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आपसे पूछा है। देखो मेंस में इस बार इन्होंने हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की बात की, प्री में भी उसके बारे में सवाल पूछा। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का जो पहला कॉन्फ्रेंस है वो 31 जुलाई 1948 को सुकेत में हुआ था। पंडित पद्मदेव इलेक्टेड द फर्स्ट हेड ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। जसवां स्टेट वाज फाउंडेड बाय द पूर्वचंद इन 1170 और पूर्वचंद जसवां जो है एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एज द राजपुरा। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये चार स्टेटमेंट जो है आप लोगों के पास दी गई हैं। आपसे ये डिमांड किया गया है कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे लगाना है, यानी कि 2-2 के ही पेयर है वैसे तो ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, इस तरह की बातें जो है इसमें नहीं की है। थोड़ा सा टफ करने की कोशिश जो है इस क्वेश्चन को जो है वो की गई है एग्जामिनर के द्वारा। ना उसकी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट अगर आप पहले देखेंगे तो ये यहीं से आपका आंसर जो है वो एक्चुअली में निकल जाएगा अगर आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है। जसवां स्टेट, देखो फ्रेंड जब आप मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं, अक्सर मैं आप लोगों को क्लास में ये बताता हूं कि जब भी मेडाइवल हिस्ट्री आई थी हमारे पास, यानी कि जब राजपूत लोग आए थे उस समय पे हमारे हिमाचल में 2 तरह के स्टेट्स हुआ करते थे। एक वो जो बड़े प्राचीन थे या पुराने नाम उनके थे वो चले आ रहे थे, लेकिन दूसरे जो है वो नए बने थे, राजपूतों के द्वारा बनाए गए थे। ये वो दौर है जब कांगड़ा स्टेट में एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन जो है वो भी दिख रहा था, और उसी सेपरेशन में 1170 के अंदर जो है सबसे पहला जो बाइफर्केशन हुआ, यानी कि पहले इंटैक्ट कांगड़ा था, एक कांगड़ा था, अगर पहला टुकड़ा अगर कोई हुआ तो वो जसवां हुआ था, और पूर्वचंद जो है इसके फाउंडर रहे थे सेंट्स, और इनकी कैपिटल राजगीर ही थी, राजपुरा ही थी, माफ कीजिएगा। तो तीसरा और चौथा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ये पहली बात गलत है। एक तो 31 जुलाई नहीं होना चाहिए, सुकेत भी नहीं होना चाहिए। इनकी मीटिंग का जिक्र जो है जनरली हम लोगों को जनवरी 1948 में मिलता है, 26 जनवरी 1948 को मिलता है, और वो भी शिमला में मिलता है जब AISPC की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे हमें जिक्र मिलता है। रही बात पंडित पद्मदेव की, तो नहीं, पहले हेड जो थे वो YS परमार थे जब एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा हुए थे HHSRC के बीच में और इस लोगों के बीच में, तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए तो इन्होंने यहाँ पे ये क्रिएट किया। तो दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सही आंसर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा। राइट, इजी सवाल था, ऐसा कोई नहीं था कि बहुत बड़ा सवाल तो था, हैवी सवाल आपसे पूछ लिया गया था, सरप्राइजिंग नहीं था।
राइट। जियोग्राफी की बात करते हैं, जियोग्राफी के भी 8-9 सवाल आए थे स्टूडेंट्स इस बार अगर आप देखेंगे तो। यस 56 में चंद्रखेड़ी पास की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा सा सवाल था स्टूडेंट्स, कुल्लू के अंदर चंद्रखेड़ी पास है, नगर और मलाना को आपस में जोड़ता है। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 56। 57 की बात करते हैं कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तो आप ये समझ लीजिए, ये 2 सवाल ऐसे थे बिल्कुल इजी सवाल थे, काइंड ऑफ ना केक था ये आप लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली कन्वर जो है वो कुल्लू में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगी। कन्वर कायस हो गया, इस तरह की कन्वर के ही साथ आपको मणिकर्ण वाला जो रीजन है वो आपको मिलता है, इसलिए कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कन्वर इज एट द कुल्लू। अच्छा ये क्वेश्चन जो है अगेन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा इन द सेंस, अगर मैं बताऊं कि बॉस देखो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, अगर आप लोग पिछले 1-2 सालों को एनालाइज करेंगे ना तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जो है कमीशन जाने की कोशिश कर रहा है जो एक्चुअली मेंस में आते हैं, जैसे वेजिटेशन, सॉइल, इस तरह की जो चीजें हुआ करती थी वो पहले सिर्फ मेंस में ही पूछी जाती थी, प्री में जो है बहुत कम आता था। जैसे अब पार्लियामेंट की तरफ या माफ कीजिएगा पॉलिटिक्स की तरफ जब वो जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, इसलिए वो नए एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट ईयर अगर आप एचएस का सवाल देखेंगे उसमें भी सॉइल से क्वेश्चन आया था, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उससे पहले भी सॉइल में क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बार एसीएफ में देखेंगे सॉइल से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ड्राई हिल सॉइल के बारे में आप लोगों से डिमांड की गई है। उसमें आपसे पूछा गया कि यहाँ पे नेग्लिजिबल मानसून रेनफॉल जो है वो एक्चुअली में होता है, ठीक है। तो ये सीधी सीधी तो ये बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पे 4 से 5 तरह की सॉइल्स मिलेगी, उसके अलग अलग लैटिट्यूड मिले, एल्टीट्यूड मिलेगा, एल्टीट्यूड पे अलग अलग सॉइल मिलेगी। जैसे माउंटेन सॉइल इस बार क्वेश्चन आया था ना, तो 3000 से 6000 के बीच में मिलती हैं। इसी तरह से उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ड्राई हिल सॉइल आपको मिलती है, तो उसमें जो है नेग्लिजिबल मानसून होता है। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा, ये पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये गलत बात है, ये तो सबको ही खैर पता ही है आप लोगों को कि ये यू कैन से कुल्लू के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर ये गलत था तो इसको तो चलो निकाल ही दो, पहला स्टेटमेंट सही है। अब बचे ये दोनों। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 2015 में नहीं फ्रेम की गई थी, सबसे पहले आई थी 1980 में और दूसरी आई थी 2005 में। अब सर ये वो चीज है ना, इस चैप्टर को आप मेंस में देखते हैं फॉरेस्ट्री में, जिसमें आप टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात भी करते हैं। अब आप देख लीजिए वो मेंस की तरफ जो है थोड़ा सा यू कैन से टिल्ट कर रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड्स की तरफ वो जा रहा है, वो वेजिटेशन की बात आप लोगों से कर रहा है, जिसमें उसने आपसे सवाल पूछा कि खैर इज द मेन स्पीसीज ऑफ द ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट इन द हिमाचल प्रदेश। 6 तरह के फॉरेस्ट टाइप है हिमाचल प्रदेश के, उनमें से एक अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है, और उनमें से जो मेन फॉरेस्ट होता है वो खैर ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, और ये बात भी बिल्कुल आपको सही यहाँ पे देखने को माफ कीजिएगा 4th वन जो है वो गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर हियर। ये 15 नहीं है, ये 2005 है भाई, तो नया पॉलिसी हमने 2005 में जो है उसको रिफ्रेम 80 को रिप्लेस करके हमने 2005 जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे रखा था। तो इसलिए जो है आप इस क्वेश्चन को जो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज ये वो सेक्शंस हैं जो अब नए सेक्शंस जो है वो आ रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रेपरेशन करेंगे तो यस एंश्योर इस चीज को जरूर कीजिए कि जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी के साथ साथ आप मेंस के जो नोट्स हैं या फिर मेंस का जो कंटेंट है उसको भी साथ में कवर कर रहे हैं। आप सॉइल्स पढ़ रहे हैं, आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, आप हैजार्ड प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, आप वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, आप फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। यू हैव टू कवर ऑल द थिंग्स यू कैन से साइमल्टेनियसली, एक साथ आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस तरह की चीजें जो है वो आप यहाँ के देखो फ्रेंड्स हमारे नोट्स देखिएगा, उनमें एग्जैक्टली मैंने ये सारी चीजें जो है उनमें बताई हुई हैं। जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ उसमें लिखा गया है कि 6 तरह के फॉरेस्ट हैं, उसमें मेन फॉरेस्ट कौन सा है, उनके साथ साथ उनका यू कैन से जो एल्टीट्यूड है वो सारा का सारा आपको वहां पे मिलेगा। सॉइल्स की बात हम लोगों ने यहाँ पे की थी। चलिए उसके बाद करते हैं आगे बात क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जो है, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आप एचएस के एग्जाम को देखेंगे या अलाइड के एग्जाम को, उसमें सवाल आया था मंडी के अंदर जो टाउन थे वो नॉर्थ से साउथ आपने लगाने थे। अब इस तरह की बातें वो करने लग गया है, यानी कि मैपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एक क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन होता है। तो आपने वेस्ट से चलना है, यानी कि यू कैन से वेस्ट से मूव करना है और आपने ईस्ट की तरफ जाना है। धर्मशाला है, ऊना है, मंडी है और बिलासपुर है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे
तो यस, कौन सा हो जाएगा अगर आप मैप निकालेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का अगर आप मैप यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट में जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे वेस्ट में जो है हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को ऊना जो है वो जनरली देखने को मिलता है, राइट। तो ऊना जो है तो 2 से जो है ये बात स्टार्ट होगी। अब उसके बाद ऊना के बाद जब आप आगे मूव करेंगे तो आगे मूव करते हुए जो है कांगड़ा आएगा, और कांगड़ा में धर्मशाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब रही बात बिलासपुर और मंडी की। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मंडी से पहले आपको बिलासपुर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ऊना मिलेगा। ऊना के बाद जब आप जाएंगे यहाँ पे यू कैन से, तो आपको धर्मशाला मिलेगा। धर्मशाला के बाद अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बिलासपुर मिलेगा और फिर मंडी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि सी जो है ये आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3 जो है वो आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के मैप को थोड़ा सा देखेंगे तो उस मैप में जो है आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यार मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, इससे पहले उसने जो मंडी है उस मंडी में नॉर्थ से साउथ जो है आप लोगों से बात की है। हालांकि मैं बहुत जल्दी जो है सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हिमाचल की मैपिंग, जिसमें आपको प्लेसेस को ही फैमिलियर कराया जाएगा। इस तरह से तरीके से जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आपने देखना है। तो पहले पूरा हिमाचल देखेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यस, ये सेंसस से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है भाई। किन्नौर हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, नो किन्नौर नहीं है। यहाँ पे लाहौल स्पीति में सबसे कम डेंसिटी है, यहाँ पे दो यहाँ पे डेंसिटी आपको मिलेगी, यानी कि 2 लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। लाहौल स्पीति रिकॉर्डेड द नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ ऑफ द 2001-2011, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 60 की अगर आप बात करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत मुझे सवाल लग रहा है वैसे भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा है आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट। देखो रोहतांग पास जो है धौलाधार में है, ये बात गलत है, यानी कि 4th जो है वो आपका कट हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे कट हो जाएगा। अब रही बात 1 3 और 1 2 की। अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखेंगे तो नागरू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कुल्लू, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये मंडी में है ना कि कुल्लू में है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि सही जो है वो पहला और दूसरा है। देखो दूसरा तो बिल्कुल सही है कि व्हाइट पीक है, लेकिन जब आप चूड़धार की बात करते हैं तो भाई आपको पता ही है दैट 3000 प्लस के आसपास जो है आपको ये हिल देखने को मिलता है, और ये हिल जो है वो शिवालिक्स में नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ द मिडल हिमालय, राइट। तो अब ये किस तरह से इसको सही मान रहा है वो एक यू कैन से सोचने और समझने वाली बात है वैसे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा जो है वो सही है। लेकिन जब आप यहां से क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा सा निकल जाएगा। तो जिस भी एस्पिरेंट ने इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट किया है और बी ऑप्शन लगाया है, अगर उन्होंने ठीक माना तो ये आपको मार्क्स मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कभी कभी ना इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। अगर इस तरह की बातें बन रही हैं, अगर आप लोगों के पास जो है इस तरह का यू कैन से जिसमें आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, लेकिन हाँ आंसर जो है वो लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग यही बन रहा है, तो आपको वो लगा देना चाहिए। क्योंकि या तो एग्जाम में वो स्क्रैप होगा या वो काउंट किया जाएगा, बात इतनी सी होगी। मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर स्क्रैप हो जाते हैं मार्क्स नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अटेम्प्ट हो गया है और उसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका मार्क्स मिल जाएगा। जिसने नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली वो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, इसमें दिक्कत कोई बात नहीं, या तो स्क्रैप ही हो जाएगा या फिर उसके मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की। 62 में अगर आप देखेंगे तो बड़ोग इज द स्मॉलेस्ट टनल ऑन द कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे की बात जो है ये एक्चुअली में कर रहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बिकॉज बड़ोग जो है वो लॉन्गेस्ट टनल है, सबसे बड़ी टनल है। यस, कालका शिमला रेलवे वाज बिल्ड इन द 1898। देखो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में हल्का सा मुझे कंफ्यूजन जरूर लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्ड की बात की है, ठीक है। ये अगर आप हिंदी में देखें तो कालका शिमला रेलमार्ग का निर्माण जो है वो 1898 में हुआ, ठीक है। अब ये वो दौर है जब एक्चुअली में इनॉग्रेट किया गया था 1898 में।
अब अगर कमीशन इस बिल्ड को इनॉग्रेशन मान रहा है तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सही है, 1898 में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बात। कालका शिमला रेलवे वाज इनॉग्रेटेड इन नवंबर 1900। अब ये तो गलत ही है ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहां पे इनॉग्रेशन जो है 1898 में हुई थी, कंप्लीशन जो है फिर 1903 में हुआ था। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1898 में, जो फाउंडेशन स्टोन काइंड ऑफ रखते हैं, तो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग आप बोल सकते हैं। ठीक है, इट वाज द बिल्ड, इट वाज द लॉन्च, एक्चुअली में इसको लॉन्च किया गया था 1898 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है डिस्कशन चला था। लेकिन अगर कमीशन जो है इस बिल्ड को लॉन्च मान रहा है तो ये बात सही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तीसरा गलत हो जाएगा और 96 है, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगी। तो 2 और 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हेयर। पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे और तीसरा जो है ये भी गलत हो जाएगा, ये 1903 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 अगर आप देखेंगे तो यस, डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 62। उसके बाद देखिएगा मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की है, यानी कि आप लोग काउंट कर सकते हैं इस चीज को इन द जो जियोग्राफी वाला हाइड्रो पावर होता है, जो चैप्टर है उसमें। तो इसमें आप लोगों को जो आप देखें उल स्टेज 3 करचमबांग टू न्यूगल, और उसके बाद अलैन यहाँ पे दुहांगा जो है ये प्रोजेक्ट दिए हैं और कंपनीज दी हैं। ठीक है, देखो भाई करचमबांग टू अगर आप देखेंगे सीधा जेपी के पास है, यानी कि बी के साथ अगर आप 3 लगाएंगे तो 3 जगह पे बी के साथ जो है ये लगेगा, राइट। वहीं अगर आप बात करते हैं उल की, ये एक्चुअली में आपको मिलेगी यहाँ पे बालापुर इंडस्ट्रीज के पास, तो ए के साथ जो है वो 2 लगेगा यहाँ पे। तो यस, 2 जो है यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ए या बी जो है इसमें से। अब बचा न्यूगल और उसके बाद अलैन। ठीक है, चलिए तो ओम पावर की बात करते हैं यहाँ पे और न्यूगल की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, न्यूगल जो है अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये ओम पावर के पास है। ठीक है, न्यूगल जो है ये ओम पावर कॉर्पोरेशन के पास है और अलैन जो है ये एक्चुअली में राजस्थान के पास है, इनके पास है। तो डी के साथ 1 लग जाएगा यहाँ पे, तो बी इज द राइट आंसर जो है 63 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बी जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को पढ़ते हैं तो यस पहले क्वेश्चन आते थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर से आ रहे हैं, तो इसलिए 3 चीजें जरूर देखिएगा कि उसकी कैपेसिटी और कंपनी कौन सी है और कब जो है उसके साथ एमओयू या किसने एमओयू जो है वो साइन किया था। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। यार मुझे लगता है ना कमीशन को इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए उनको, क्योंकि क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो 4 की 4 यहाँ पे इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं और ये जो ईयर दिए गए हैं भाई एक के अलावा कोई मैच नहीं करता। यहाँ पे ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की बात की है। अगर आप यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं, एक तो है जो मार्केट का सोर्स है वो, और एक है ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, अब मार्केट और ऑफिशियल सोर्स में अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ऑफिशियली अगर मैं आपको बात बताऊं तो भाई इनमें से कुछ एक ऐसी यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या तो वो ओपन ही नहीं होती, आप देख नहीं पाओगे कि उनका ईयर क्या है, आप एरिया सिर्फ देख सकते हो। अब जब आप यहां पे जाते हैं मार्केट के सोर्स में, उसके अकॉर्डिंग ये ईयर ही नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहां पे, तो क्वेश्चन जो है ये कैन से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे शिकारी देवी जो है ये 1974 में बोला है कि इस्टेब्लिश की गई है। जब आप मार्केट के सोर्स पे जाओगे तो भाई ये एक्चुअली में रीनोटिफाई की गई थी, समझ रहे हैं मेरी बात, इसको रीनोटिफाई किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 1962 में बताया गया है मार्केट के रिसोर्स में, लेकिन जब आप शिकारी देवी को ऑफिशियली ओपन करेंगे वो पीडीएफ ही अनलॉक नहीं होगा, वो पीडीएफ ही नहीं खुलता, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कब बना था। तो इसीलिए ये दोनों हमें अब रीनोटिफाई हो रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट 1962 है। वैसे दूसरा मैं आपको बता देता हूं, जैसे चाइल्ड की बात करते हैं, अब चाइल्ड में इसने बोला है कि 1976 जो है स्टूडेंट्स इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है ये, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं जब आप ऑफिशियली जाते हैं चाइल्ड के लिए, जब आप ऑफिशियली जाएंगे तो ये जो है ये 23 अक्टूबर 1999 है कि चाइल्ड जो है उसको डिक्लेयर या फिर नोटिफाई किया गया है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद समथिंग समथिंग एरिया, इस तरह से लिखा जाता है वहां पे।
तो अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यार ये तो गलत बात हो गई। अगर आप तीर्थन की बात करते हैं, अब देखो तीर्थन में आपको बताऊं ऑफिशियली जो है अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही नहीं है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो उस पर तीर्थन है ही नहीं। लेकिन जब आप तीर्थन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी के साथ अगर मैं बताऊं आपको, तो ये 1994 लगाता है। ठीक है, 1994 जो है इसको यहाँ पे बात करता है ये, राइट। वहीं अगर आप चंद्रताल की बात करेंगे तो चंद्रताल के लिए यहाँ पे लिखा गया है 2007 जो है वो लिखा गया है। इसमें कोई बात नहीं है कि यस चंद्रताल जो है 2007 में बनी थी। ठीक है, ये भी जब आप अनऑफिशियली देखते हैं तो उसमें जो है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो डी के साथ 3 जो है एक जगह पे था, तो ए जो है ये आंसर होना है वैसे तो। लेकिन ये ईयर जो है यार ये गलत है, इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट का ईयर अलग है, रीनोटिफिकेशन का अलग है। दूसरा चाइल्ड, अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तीर्थन के लिए जो 1994 लिखा है भाई किताबों में तीर्थन के लिए 1976 भी है, ऑफिशियली ये है नहीं। तो इसलिए अब एस्पिरेंट्स कंफ्यूज है इन चीजों में कि कैसे वो करे। तो ये तो खैर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरी तरफ से 64 में अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहां पे भाई लिखा गया है 23 अक्टूबर 1999 यार, इसके लिए लिखा गया है, ऑफिशियली लिखा गया है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, उसके साथ में कुछ कटिंग्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसमें आपको ऑफिशियली एक मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो यस, हालांकि ए जो है इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, चंद्रताल 2007 में तो है, उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो ऑब्वियसली सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, इनको आप लोगों ने जो है लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के तौर पे जो है वो लगाना है। तो ऑब्वियसली सतलुज है, फिर ब्यास है, फिर रावी है और चिनाब है। 1 2 4 3 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 के बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन जो है आप लोगों से डिमांड किए गए थे, सीधे सीधे से सवाल थे, कोई ज्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं थी। लिटरेसी रेट की बात पूछी गई थी, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जो है यहाँ पे कंडक्ट जब किया गया तो इसमें कहा गया कि लिटरेसी रेट जो है हिमाचल की वो इंक्रीज हुई है, दिस, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेल की भी फीमेल की भी सबकी इनके द्वारा जो है वो बताई गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, ये हेल्थ का चैप्टर है भाई, इसमें आप लोगों को ये माफ कीजिएगा एजुकेशन वाला चैप्टर है, उसमें आप लोगों को जो है ये देखने को मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही थी क्वेश्चन नंबर 66। इसमें डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपने समझना है। अब यहाँ पे जो है अगेन एजुकेशन से सवाल पूछा गया था, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के बारे में पूछा। 2 स्टेटमेंट दी गई, इसमें बोला गया कि 100 करोड़ जो है हम लोगों ने सैंक्शन किया है, इसमें 1 लाख रुपया मिलेगा टॉप 100 जो मेरिट में स्टूडेंट होंगे 10वीं क्लास के, और फॉर एडमिशन अगर उसने लेनी होगी प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में। भाई दूसरी बात बिल्कुल सही है, 1 लाख दिया जाता है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा था, सैंक्शन किया गया है, ना कि 100 करोड़ रुपया। तो दूसरा, पहला गलत है, दूसरा सही है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो करेक्ट आपसे पूछा है तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 67 जो है आप लोगों से पूछा गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अगर आप एजुकेशन का चैप्टर देखते हैं तो यस एनरोलमेंट की बात यहाँ पे आती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश की एनरोलमेंट जो है फीमेल की गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा है मेल में, ये बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट ये लाइन लिखी गई है इकोनॉमिक सर्वे में। प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट जो है मेल की ज्यादा है फीमेल में, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। 68 अगर आप देखेंगे तो 68 जो है, लेट मी चेक वंस अगेन, 68 का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो अगेन भी है, यस दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप मैक्रो व्यू देखते हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2 जब देखते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे का, तब इस तरह की चीजें कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है ये चैप्टर जो है, ये हेल्थ वाला चैप्टर है, वहां से आपसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है फीमेल और मेल की, इन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेल पहले दिया है फीमेल बाद में, लेकिन हाँ इन्होंने फीमेल और ये पूछा, तो फीमेल की 77 है, मेल की 70 है। नाउ दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और ये लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि बाहर से सवाल था। ये 9 के 9 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपको होने चाहिए थे और आपसे होने भी चाहिए थे। बजट एस्टिमेट जो है वो बताता है यहाँ पे कि रेवेन्यू रिसीट कितना है टोटल का, तो ये 74.35% है फ्रेंड्स। ये आपने अगेन ये फैक्चुअल डाटा था, ये आपको जो है मैक्रो में मिलता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में।
यहीं पे देखो सीधा सीधा सा सवाल था कि टूरिज्म जो है कितना कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल के जीएसडीपी में, तो 7.78 जो है वो सही आंसर है। इससे पहले 7 हुआ करता था, अब 7.78% है। ये भी सीधा सीधा सा टूरिज्म वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक सर्वे से। इस क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो यस, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं। इंक्रीज पूछा है, एक तो जीएसडीपी का और दूसरा पूछा है पर कैपिटा इनकम का। मैक्रो व्यू चैप्टर नंबर 2 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, आज ही जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको ये चीज मिलेगी वहां पे, राइट। 6.7 और 9.6 जो है दोनों में इंक्रीज हुआ है। ये स्टेटमेंट को बिगाड़ने के लिए थोड़ा सा कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हिमाचल की स्पीच में इसने ये कहा वो कहा, जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं उसमें आपको सीधा सीधा सा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यस यू कैन से ए जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 9.6 जो है ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर 73 की, तो 73 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स अगेन अगर आप देखेंगे तो ये हेल्थ वाले चैप्टर से था, और इसमें आप लोगों से पूछा गया था टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन स्टंट, सीधे सवाल, राइट। अब देखो चैप्टर जो है, मैंने आपको पहले बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है हिमाचल का, तो उसको तो पढ़ना है भाई। चाहे आप एचएस का एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, और मैंने क्लासेस ली थी यूट्यूब पे सारी की सारी। तो अगर आप देखेंगे एनएफएचएस की बात करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है फ्रेंड्स ऑब्वियसली 1.7, लेकिन चारों में ही आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको इनके बारे में पता जो है वो होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 की बात करते हैं और यस यू कैन से परसेंटेज ऑफ चाइल्ड स्टंटेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्फेंट जो है वो 26 हो जाएगा, ये 25 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में। और उसके साथ साथ जो है अगर आप लोग यहाँ पे यू कैन से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो 29 है, और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन स्टंट अगर आप देखेंगे तो 31 है। ये अप्रोक्सीमेट है, अदरवाइज कुछ चीजें जो है वो पॉइंट्स में दी गई हैं इकोनॉमिक सर्वे के, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ए के साथ जो है 4 है, बी के साथ जो है 1 है, तो 4 1 जो है जहां पे, यानी कि बी इज द राइट आंसर हेयर, क्वेश्चन नंबर 73। उसके बाद जो है अगर फ्रेंड्स अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74, बिल्कुल ये भी है हमारे पास यहाँ पे, ये भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आप लोगों से सेंसस से ही पूछा गया है। हालांकि डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल वाज यू कैन से 12.94%, ओके। कांगड़ा इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, ये भी बात सही है। ये बात गलत है भाई, 25% अर्बन पॉपुलेशन जो है, ये देख के ही पता चल रहा है ये सवाल गलत, ये स्टेटमेंट ही गलत है। 10.03% के आसपास जो है आप लोगों को यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन मिलती है। मोस्ट ऑफ द, आपको पता ही है कि बहुत यू कैन से मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द अर्बन एरियाज, उसमें से अगर 10% अगर आप अर्बन भी माफ कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो रूरल में रहते हैं, लेकिन अगर आप अर्बन की बात भी करते हैं तो अर्बन में जो है सेंस अक्सर आप ये देखेंगे कि वही लोग हैं जो एक्चुअली में माइग्रेट हुए हैं थोड़ा सा टाउन में ही, राइट। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अर्बनाइजेशन उस तरह का नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए मात्र 10% लोगों को जो है अर्बन कहा जा रहा है। हमीरपुर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही बात है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट जो है आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 75 में ऑब्वियसली यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे एचएस में तो वहां पे इंप्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन पूछा था सेकेंडरी टर्सरी का, इस बार जो है जीएसडीपी का पूछा है, उनका कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ी सी यहाँ पे चूक जरूर हो सकती है, क्योंकि बी और सी बड़े क्लोज हैं। एक आप देखेंगे 45.28 45.28 और यहाँ पे 39.98 है, और यहाँ पे 35 जो है सेंट्स वो आपको मिलेगा, लेकिन 39 इज द राइट आंसर। तो 39.98 वाला जो फैक्टर है वो सही है, ये बड़ा क्लोज था, ठीक है, ये काफी क्लोज जो है। लेकिन एक टेबल दिया जाता है भाई, उस टेबल में दो चीजें दी जाती हैं, एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने एचएस में पूछ लिया, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन की जो है वो बात कर ली थी, राइट। तो 75 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के, जिनमें मैंने आपको बता दिया कि जैसे यू कैन से कालका शिमला है, अगर उसको सही माना तो वो सही होगा। और रही बात हमारे जैसे चूड़धार वाला, वो थोड़ा सा है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो है यू कैन से या तो इसको स्क्रैप करेगा कमीशन, या फिर देखते हैं वो किस तरह का जवाब जो है वो भेजता है, राइट।
अब इसके बाद जो है शिवेन सर आप लोगों के साथ जो है जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पोर्शन को ये आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उनमें किस तरह की गलतियां हैं, क्या कंट्रोवर्सी हैं, क्या आंसर्स हैं। तो यस, मैं फिर आप इनवाइट करता हूं शिवेन सर को, वो आप लोगों का जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तो ऑन माई बिहाफ इतना ही है हिमाचल प्रदेश में। तो थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद। हेलो। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए जो हमारा डिस्कशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एंटासिड कहा जाता है, जो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद द जिंक बिकॉज। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ये वेरियस एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जो जिंक है आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, जिससे फूड खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिव तो स्टेटमेंट्स दी आपको, अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेजेस देन द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 5 कलर्स। ये आपके पास गलत स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। क्लियर। तो यहां पे जो सही आंसर होगा, स्टेटमेंट 1 सही है और दूसरी गलत है, तो ऑप्शन सी रहेगा थर्ड क्वेश्चन का। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मतलब एक फ्यूल कितनी एनर्जी रिलीज करता है। तो उसको पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, मतलब पहले सबसे कम जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की, और सबसे लास्ट में आएगा जिसकी सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे वो आपके पास हाइड्रोजन की है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने वेरियस मिशन भी चलाए हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है आपका, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। और जो यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, वो किसकी है कैलोरीफिक वैल्यू, वुड की। तो यहाँ पे सबसे कम वुड की और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की। तो यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, तो फर्स्ट आएगा सबसे पहले, लास्ट में हाइड्रोजन 1 और 4। तो यहां पे जो सही आंसर है ऑप्शन सी आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, पीएच वैल्यू को अरेंज करने के लिए आपसे कहा गया है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH ट्वाइस, हम जानते हैं कि ये बेस है, ठीक है। बात करें ब्लड की, ठीक है, तो स्लाइटली बेसिक होता है, इसकी पीएच 7.35 के आसपास आपको देखने को मिलती है। जो रेस्ट 2 है आपके पास, लेमन जूस एंड गैस्ट्रिक जूस, वो दोनों एसिड हैं, और इसमें जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास गैस्ट्रिक जूस है, जिसकी पीएच आपको 1 से 3 के बीच में देखने को मिलती है। और अगर हम लेमन जूस की बात करें
तो इसकी आपको pH 2 और 3 के बीच में देखने को मिलती है। तो सबसे किस बेसिस पूछा है? इंक्रीजिंग pH वैल्यू, मतलब सबसे कम pH वैल्यू किसकी है? गैस्ट्रिक जूस की। तो फोर्थ से स्टार्ट होगा, तो एक ही आपके पास ऑप्शन देखने को मिलता है, बी ऑप्शन। सबसे ज्यादा फोर्थ गैस्ट्रिक जूस, देन वी हैव सेकंड वन लेमन जूस, देन वी हैव ब्लड, एंड लास्ट वन आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये आपके पास एक स्टेटमेंट कहीं से पिक करके आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि ये स्टेटमेंट किसने लिखी है। कास्ट इन इंडिया was a form of social and industrial organization just like class in modern Indian society। ये कमीशन के कुछ एक फेवरेट क्वेश्चन है जो प्रीवियस कुछ एक साल से पूछे जा रहे हैं, आपको एक्सएस में भी देखने को मिलते हैं। तो जो इसका सोर्स है हम अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो गलत आंसर बताने से अच्छा है कि हम आपको इस क्वेश्चन को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। एज पर प्रोविजनल आंसर की इसका आंसर उन्होंने ए दिया है, ठीक है, बट हम इसका सोर्स ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, और इस हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड दैट आई हैव नॉट बिकम हिज मैजेस्टीज प्राइम मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द डिमाइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट कही थी विंस्टन चर्चिल ने। सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी। जो 1916 का लखनऊ सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? इजी क्वेश्चन था, अंबिकाचरण मजूमदार। ऑप्शन बी आपको देखने को मिलता है, अंबिकाचरण मजूमदार, एट्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्री इंडिया सोसाइटी के फाउंडर के बारे में पूछा गया है। तो जो फ्री इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं, लंदन बेस्ड ये आपको एक सोसाइटी देखने को मिलती है, वीर दामोदर सावरकर। तो नाइन्थ का ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, 1906 में इसकी फाउंडेशन लेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट वन, मोहम्मदन जो लिटरेरी सोसाइटी है, इट वाज फाउंडेड बाय नवाब अब्दुल लतीफ इन 1863 इन कैलकट्टा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो आपके पास सोसाइटी थी इन्हीं के द्वारा फाउंड की गई थी, और कौन से ईयर में? 1863 में कैलकट्टा में। सेकंड स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी एस्टेब्लिश द इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888। तो यहां पे कुछ एक मिस्टेक्स है। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन थी, और जो उसके फाउंडर थे वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, आपको सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान है, वो उसके फाउंडर थे। तो यहां पे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो उस बेसिस पे जो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 10th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेस्टीज के बारे में पूछा गया है, मल्टीपल डायनेस्टीज। फर्स्ट वन, द पाला डायनेस्टी रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल एंड बिहार। बिल्कुल स्टेटमेंट है। चोला डायनेस्टी रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। बिल्कुल सही। जैसे कर्नाटका, आंध्रा वाले एरियाज में भी आपको चोला डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, सही स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट है, द पांड्या डायनेस्टी रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पांड्या डायनेस्टी भी हमें तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, द सातवाहन किंगडम वाज बेस्ड इन प्रेजेंट डे आंध्रा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस बेसिस पे जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा है, ठीक है। सबसे पहले हास्टिंग्स है, ठीक है, और लॉर्ड एमहर्स्ट, जॉन शोर, अर्ल ऑफ मिंटो। तो इनका जो टेन्योर है 1813 से 23 देखने को मिलता है। एमहर्स्ट का 1823 से 28, जॉन शोर का 1719 से लेके
1798, देन मिंटो का 1807 से 1813। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आएंगे आपके पास जॉन शोर, जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है। तो यहां पे मल्टीपल ऑप्शन है। इसके बाद आएगा अर्ल ऑफ मिंटो, ठीक है, 3 के बाद फोर्थ, देन उसके बाद आएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां पे 12th का आपके पास जो सही होगा सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। 42nd जो आपको अमेंडमेंट देखने को मिलती है 1976 की, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहां पे भी मल्टीपल पैक्ट्स, कमीशन दी हुए हैं, मूवमेंट्स दी हुई हैं, इनको भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो साइमन कमीशन है 1927 में इसको पॉइंट किया गया था। लखनऊ पैक्ट 1916 में आपको देखने को मिलता है। कॉम्युनल अवार्ड, ठीक है, अगस्त 1932 में डिक्लेयर किए गए थे ब्रिटिश पीएम के द्वारा। देन खिलाफत मूवमेंट आपको 1919 और 1920 के पीरियड में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आएगा लखनऊ पैक्ट, ठीक है, सेकंड, देन उसके बाद खिलाफत मूवमेंट फोर्थ। तो यहां से 14th का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, 14th का सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है आपके पास, हायरार्की में उसको ऑर्डर करने को कहा है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पूछा गया आपसे, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पूछा गया है इसमें। तो उसमें जो सबसे पहले आएंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6th प्लेस पे आते हैं। देन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर 7th पे, इलेक्शन कमीशन 9th पे, एंड देन 11th पे कैबिनेट सेक्रेटरी। इस हिसाब से जो सही होगा आपके पास ऑप्शन 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। तो 15th का सी सही आंसर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास आर्टिकल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, इस रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, गलत स्टेटमेंट है। अनटचेबिलिटी, गलत। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर पूछा था आपसे, तो यहां पे जो सही होगा आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। तो 16 का आंसर होगा आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट वन, मिसेस इंदिरा गांधी वाज अपोज टू द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है विच इज लॉयल टू द स्टेट, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके अपोज में नहीं थी, इसके सपोर्ट में थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गलत है। सेकंड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हेल्प्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो यहां पे जो कैच था वो ये वर्ड था, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो यहां से ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि जुडिशरी। क्लियर? तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेंगी। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 17th का ऑप्शन बी सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास। यहां पे मल्टीपल केसेस दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा केस है जो डायरेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। देखो फर्स्ट केस है आपके पास, ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। तो ये आपका जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है।
जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, विच लेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो ये भी आपके पास सही है। फोर्थ है आपके पास मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी से रिलेटेड केस था। जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी हैं वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये तीन स्टेटमेंट तो आपके पास सही हैं। अब बचता है ऑप्शन सेकंड, ठीक है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है, फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1981। ये आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड था और ये डायरेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके पास सही देखने को मिलेंगी। तो इस बेसिस पे आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19th, ठीक है। यहां पे आपको एक तरफ पे स्टेट्स दी गई है, दूसरी तरफ पे लोकसभा सीट्स के बारे में दिया गया है और उनको आपको मैच करना है। तो महाराष्ट्र के पास यहां पे हाईएस्ट 48 सीट्स देखने को मिलती हैं। देन बिहार के पास 40, ठीक है, आंध्रा के पास 42 है, तमिलनाडु के पास 39। तो यहां से आपका जो सही ऑप्शन बनता है महाराष्ट्र का ए, मतलब फोर्थ, ए ऑप्शन का होगा थर्ड, ए का थर्ड, एंड देन बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, ऑप्शन डी। तो यहां से जो 19th का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन डी रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। डिफरेंट वीमेन ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं और उनको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपसे कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये आपको 1927 में देखने को मिलती है। देन फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन 1980 में आपको देखने को मिलेगा। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया 1925 की। देन सेवा सेल्फ इंप्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन आपको 1972 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है। तो इस बेसिस पे सबसे पहले आपके पास आएगा थर्ड, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया। देन थर्ड के बाद फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड एंड फर्स्ट। तो यहां पे 20th का जो आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 21st क्वेश्चन। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से या बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सीधा अगर आपको पता है तो आप इसको सही कर सकते हो, नहीं तो आपको ये छोड़ देना चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं 21st। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है कांस्टेंट प्राइसेस पे, ठीक है, उसकी जो उसका ग्रोथ का एस्टिमेट है वो कितना परसेंट है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए 6.4%। 6.4% इसका सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड बैंक हैज रिपोर्टेड दैट कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोएफिशिएंट इन इंडिया हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 28 to 25.5 फ्रॉम 2011-12 to 22-23। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी बेसिस पे चाइना's कंजम्पशन बेस्ड जो गिनी कोएफिशिएंट है बाय वर्ल्ड इट वाज रिकॉर्डेड टू बी 35.7, जबकि इंडिया का कितना है 25.5। क्लियर? दिस इंडिकेट्स इंडिया एक्सपीरियंस लोअर कंजम्पशन इनइक्वालिटी, मतलब इंडिया में कम इनइक्वालिटी है एज कंपेयर टू चाइना। देखो जो गिनी कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसका स्कोर 0 से 100 के बीच में वेरी करता है। जितना कम स्कोर होगा किसी कंट्री का, मतलब उसमें इनइक्वालिटी उतनी कम है। तो जब इंडिया का स्कोर कम है चाइना से, तो ऑब्वियसली इंडिया में जो इनइक्वालिटी है आपको कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू चाइना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस बेसिस पे जो आपका सही आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। तो 22nd का जो सही है आपके पास सी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हम रेवेन्यू डेफिसिट्स या डेफिसिट्स के बारे में पढ़ते हैं
तो जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देते हैं हम जो आपका ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स है, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ असेट्स। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास 23rd का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, किसको पब्लिश कौन करता है, लीड्स रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। तो उसका जो सही आंसर है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और मेरे ख्याल में जो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की दी है उसमें इसका ऑप्शन मेरे ख्याल में डी दिया है, तो उसका जो सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट 25th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी आपका यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां को इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, किसको कितना बजट एलोकेट किया गया है उसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले जिसका सबसे ज्यादा जिसको एलोकेट किया गया है उससे कम, उससे कम और उससे कम। तो बजट के अनुसार जो सबसे ज्यादा अमाउंट एलोकेट किया गया था वो डिफेंस को किया गया था, डिफेंस के बाद आपके पास रूरल डेवलपमेंट को, देन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को, देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड देन लास्ट में एजुकेशन। तो सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, देन वी हैव फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, ऑप्शन डी 25 का ऑप्शन डी आपको यहां पे आंसर देखने को मिलेगा इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 26। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट 2025-26 व्हाट इज द शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन द रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स का कितना शेयर है रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, ठीक है, मान लीजिए अगर 100 रुपीज इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो उसमें कितना अमाउंट आपको इनकम टैक्स से देखने को मिलता है। तो उसका जो सही आंसर था आपके पास ऑप्शन बी था, 22%। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉनेटरी दो स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट वन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। बिल्कुल, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका काम यही है, तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके पास सही है। सेकंड है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है, क्योंकि ये वर्क करती है अंडर द चेयरमैन ऑफ आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर की चेयरमैनशिप के अंडर। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपके पास गलत है। तो जो सही आंसर है 27 का आपके पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द टर्म केज कल्चर इज यूज्ड फॉर। तो ये जो टर्म है आपकी केज कल्चर की, ये रिलेटेड है आपकी ब्लू रेवोल्यूशन से। ठीक है, केज कल्चर में करते क्या है, इट रेफर्स टू रेजिंग द फिशेस इन केजेस, और उन केजेस को कहां लेट डाउन किया होता है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज में। तो जो आपकी पास केज कल्चर है ये ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो उसका जो सही आंसर होगा 28 का ए ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट 29th। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द टाइडल एनर्जी पोटेंशियल। तो इसका जो सही आंसर था आपके पास गुल्फ ऑफ खंबाट। तो इसका जो सही आंसर था 29th का ऑप्शन ए है, 29th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। अकॉर्डिंग टू द थॉर्नवेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट फॉर इंडिया, ये क्लासिफिकेशन किसको रेफर करती है। यहां पे जो मैक्सिमम पर्संस को कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, अगर आप उसको गूगल पे सर्च करते हो या किसी बुक में भी देखते हो, तो यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि ये जो आपकी डी, इसके ऊपर एक स्लैश लगाया हुआ है। ठीक है, ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है ये थर्मल एफिशिएंसी के बेसिस पे है। ठीक है, या थर्मल प्रोविंसेस के बेसिस पे है। और जो आपकी ये दूसरी क्लासिफिकेशन है जिसमें सिंपल डी है, ये आपकी
होती है ह्यूमिडिटी रीजन के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी रीजन के बेसिस पे। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन, एक तो पहली बात कि दोनों अलग हैं, तो इन्होंने थर्मल एफिशिएंसी या थर्मल प्रोविंस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो डी डैश है ये किसको डिनोट करता है, टाइगा टाइप क्लाइमेट को, टाइगा टाइप क्लाइमेट को। और जो आपका सिंपल डी है ये रेफर करता है सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट को, सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट को। ठीक है, तो ये चीज समझनी है कि आपसे ह्यूमिडिटी बेसिस पे नहीं पूछा गया है, आपसे थर्मल एफिशिएंसी या थर्मल प्रोविंस के बेसिस पे पूछा गया है। तो उस बेसिस पे जो सही आंसर होगा आपका होगा टाइगा टाइप क्लाइमेट, ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सी सुब्रमण्यम। तो ये जो सी सुब्रमण्यम है 1960s में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। उसके फादर किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। तो मैक्सिमम को तो कंफ्यूजन यही हो गया होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसके पीछे जो सोलो हाथ है वो किसका है, एम एस स्वामीनाथन। जबकि ऐसा नहीं है। जो आपके पास सी सुब्रमण्यम है उस टाइम आपको यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ, ही वाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, और उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में इंडिया में। क्लियर, तो इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल था, तो ये स्टेटमेंट सही है। देन सेकंड, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जनरेटेड न्यू जॉब्स फॉर फार्म वर्कर्स इन नॉर्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है मेनली आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एरियाज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो सही आंसर होना था आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ए ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, अगर आपको ये पता है, मेनली अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम अंडमान निकोबार के जो लिमिटेड आइलैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनको अरेंज करना होता है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप के हैं कुछ एक आइलैंड को अरेंज करने को कहा गया है नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें जो बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट में था, ठीक है, चेतलात करके है, ये आपको देखने को मिलता है बिल्कुल नदर्न मोस्ट जो आइलैंड है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे एक ही ऑप्शन है जो थर्ड से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको नॉर्थ टू साउथ को अरेंज करना है। तो जो नदर्न मोस्ट है चेतलात है, तो इसका जो सही ऑप्शन होना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट 33rd। ठीक है, कुछ एक प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिनको आपको मैच करने के लिए कहा था। ठीक है, एक साइड प्रोजेक्ट दिए गए हैं, एक साइड रिवर दी गई है। तो जो काकरापारा है ये आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर से रिलेटेड है, तापी रिवर से। ठीक है, कोयना इसी से रिलेटेड है, सरदार सरोवर नर्मदा से रिलेटेड है। तो अगर हम इसको मैच करते हैं, ठीक है, ए का सेकंड, देन बी का आएगा आपके पास थर्ड, सेकंड थर्ड, ऑप्शन ए 33rd का ऑप्शन ए आपको सही देखने को मिलेगा, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे भी आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ओनली, ठीक है, ओनली कैरीज लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सॉलिड को भी कैरी किया जाता है, किस वे में, उसकी स्लरी बना के। ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपको फर्स्ट वन गलत देखने को मिलेगी। देन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग डाउन द पाइपलाइन एज वेल एज सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर हाई। देखो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग डाउन वाली, ये तो सही है, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है, बट जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो लो हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस बेसिस पे आपकी बोथ स्टेटमेंट गलत हैं। तो 34th का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 34th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में।
ये मेरे ख्याल में इन्होंने जो ओल्ड रूट थे उस बेसिस पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया था, बट अगर आप न्यू रूट्स की बात करें तो ये जो NH7 है, NH9 है, दोनों फाजिल्का पंजाब से स्टार्ट होते हैं और कहां तक मूव करते हैं, पंजाब से उत्तराखंड। ठीक है, तो इस बेसिस पे लेटेस्ट जो आपका डाटा है उस बेसिस पे तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में 35th का आंसर उन्होंने सी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी दिया है, बट इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए आंसर, ठीक है, ये बी होना चाहिए। ठीक है, जो आपका ओल्ड NH7 था, जो अब NH44 है, ठीक है, ये पास करता था लेकिन भोपाल से पास नहीं करता था, तिरुचिपल्ली से तो पास करता था, फिर भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, दूसरी भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और एज पर द लेटेस्ट डाटा जो आपका NH7 है, NH9 है, ये पंजाब से ऑरिजिनेट होके कहां एंड होते हैं, आपके उत्तराखंड में। तो उस बेसिस पे दोनों ऑप्शंस के गलत होने चाहिए। इन्होंने यहां पे ऑप्शन सी दिया है जो आपके पास प्रोविजनल आंसर की है, बट इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट, ये कुछ एक ग्लेशियर दिए हैं और माउंटेन रेंजेस से उनको मैच करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट वन बालतोरो, ठीक है, ये मैच करती है आपकी काराकोरम से। बड़ा शिगरी हिमाचल में आपको देखने को मिलता है, पीर पंजाल रेंज से रिलेटेड है। जैमू आपका सिक्किम में है, कंचनजंगा रेंजेस देखने को मिलती हैं। शतोपंथ है, ये आपका उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल रीजन में देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे जो हमारा सही आंसर होगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ठीक है, डी का फर्स्ट। ऑप्शन ए 36 का सही होगा आपके पास, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 37th। ठीक है, पूछा गया है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इन इंडिया। ठीक है, तो जो उसका सही आंसर है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बसई, बसई करके एरिया है। ठीक है, ये आपका फेमस ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है इंडिया में। जो ये आपका नेवली है, ये तो आपका कोल से रिलेटेड फील्ड है। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर था बसई। नेक्स्ट आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट वन, 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत है, ये 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश, इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ। 5 स्टेट्स कौन कौन से देखने को मिलती है आपको? वेस्ट बंगाल, देन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहां पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भूटान शेयर द शॉर्टेस्ट बाउंड्री विद इंडिया आफ्टर अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का ये पूछा गया था कि जो इंडिया है, अफगानिस्तान के बाद जो सबसे कम बाउंड्री लगती है इंडिया की, किस कंट्री के साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद जो सबसे शॉर्ट बाउंड्री है इंडिया की, किसके साथ है? भूटान के साथ। तो बिल्कुल सही है, 699 किलोमीटर की बाउंड्री टच करती है। तो यहां पे फर्स्ट गलत है स्टेटमेंट, सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा 38 का ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ठीक है, इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ी ऑप्शंस मैच नहीं करती हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एरिया है जियोग्राफिकल वाइज स्टेट का, राजस्थान को देखने को मिलता है, लगभग 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का 3,08,000 के आसपास है स्क्वायर किलोमीटर। देन महाराष्ट्र का है 3.07 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया था, तो सबसे ज्यादा तो राजस्थान का है, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था आपके पास। देन आपके पास होना चाहिए था थर्ड के बाद फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकंड महाराष्ट्र एंड फोर्थ, 3, 1, 2, 4। तो ऐसी आपको कोई भी ऑप्शन यहां पे देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं करती है। नेक्स्ट, ठीक है, 40th क्वेश्चन है।
एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन परटेन्स टू। तो ये जो प्रिंसिपल है ड्रॉप कवर एंड होल्ड करने का, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है। 40th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 41st, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स पॉल्यूटिंग द गंगा रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वेरियस टाउन्स दिए गए हैं गंगा के किनारे, जिनको आपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है। तो यहां पे बिल्कुल जो ईस्टर्न मोस्ट है टीटागढ़ है, ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। देन जो वेस्टर्न में है छपरा है बिहार में, कानपुर यूपी में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो इस बेसिस पे ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। सबसे पहले 4th से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है, 4th, 3rd, 2nd, 1st। तो यहां पे जो सही आंसर है 41st का सी ऑप्शन। 41st के बाद हमारे पास है 47th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, इट वाज स्टार्टेड इन 1984, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको 1984 में स्टार्ट किया गया था। देन स्टेटमेंट सेकंड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कॉजेज डार्क ब्राउन लीजन्स ऑन अपर सरफेसेस ऑफ लीव्स। जो हाई कंसंट्रेशन है ओजोन की, ठीक है, इट कॉजेज डार्क ब्राउन लीजन्स ऑन अपर सरफेसेस ऑफ लीव्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है फाइटोटॉक्सिसिटी, इस फेनोमेनन को। तो इस बेसिस पे फर्स्ट आपकी सही है, सेकंड भी आपके पास सही है। तो इस बेसिस पे 42nd का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपके पास देखने को मिलेगा। मूव करते हैं 43rd की तरफ, ठीक है। अब यहां पे कुछ एक क्वेश्चन गांधीयन क्वेश्चन पूछे गए थे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय महात्मा गांधी। तो स्टैटिक क्वेश्चन था, तो ये आपके पास जो बी ऑप्शन है, द वे टू ड्यूरेबल पीस, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। क्लियर? तो बी ऑप्शन सही होगा। 44th क्वेश्चन, गांधी जी सेड इट हैज अफोर्डेड मी इनवैल्यूएबल हेल्प इन माय मोमेंट्स ऑफ ग्लूम। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें जो इट है वो किसको डिनोट कर रहा है या मेंशन कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर था 44th का ऑप्शन सी, गीता। देन नेक्स्ट, which of the following formative influences not included in the philosophy of महात्मा गांधी। तो यहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी गई थी आपके पास, ठीक है, और उसमें जो गलत स्टेटमेंट थी आपके पास, ही वॉज नॉट महात्मा गांधी, ये जो आपके पास डी ऑप्शन दिया गया है, गांधी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ रोमांटिक्स लाइक वुड्सवर्थ। तो जो रोमांटिक्स थे उनका गांधी जी के ऊपर इतना कुछ खासा इन्फ्लुएंस नहीं था। जो आपके पास गलत स्टेटमेंट है वो डी स्टेटमेंट आपके पास गलत है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो यहां जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इन तीनों में जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है और आपसे यही पूछा गया था। तो 45 का डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, अब यहां पे हिमाचल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। यहां से आपके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म स्कोर्ड द मोस्ट 5th ऑस्कर इन 97th ऑस्कर अवार्ड हेल्ड इन लॉस एंजलिस। तो ये करंट अफेयर से बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका सही आंसर था ऑप्शन सी, एनोरा। देन नेक्स्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है 2025 में कहां आपको देखने को मिलता है? पेरिस में, ऑप्शन बी सही है। देन नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी न्यूज में था पिछले 1-1.5 साल से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसको इकोवास भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो जो 3 कंट्रीज जिन्होंने इसको लेफ्ट कर दिया था वो थी नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि किसने विड्रॉ नहीं किया है, तो टोगो ने नहीं किया है। तो जो सही आंसर था ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 79th। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था जो आपको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है।
यहां पे देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अमंग द स्टेट्स ऑफ यूएसए टेक्सास हैज हाईएस्ट 54 इलेक्टोरल वोट्स। तो उतना डिटेल में तो हम पढ़ते नहीं है क्वेश्चंस को, तो यहां पे स्टेटमेंट दिया गया था कि जो टेक्सास है उसके पास हाईएस्ट इलेक्टोरल वोट्स हैं 54। तो ये स्टेटमेंट गलत है। टेक्सास के पास कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं? 40 ही है। नेक्स्ट है, ठीक है, ट्रंप वन 32 इलेक्टोरल वोट्स, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है आपके पास। एवरी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट टेक ओथ एवरी 4 ईयर। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है 4 साल बाद देखने को मिलते हैं यूएसए में, आपको इंडिया में 5 साल बाद, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और 20 जनवरी को ये ओथ लेते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। हिलरी क्लिंटन रिसीव्ड मोर वोट्स देन द डोनाल्ड ट्रंप इन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल्दो उन्होंने वोट ज्यादा हासिल किए थे, बट इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है, इनको डिफीट का सामना फेस करना पड़ा था, किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ओनली एक स्टेटमेंट गलत है आपके पास, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो जो 79th का सही होगा आपके पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर? 80th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सी यहां पे सही है, कौन सी नहीं है। फर्स्ट है, जो खमीनी है इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, बिल्कुल सही है। लुकाशेंको बहुत न्यूज में रहते हैं रशिया और बेलारूस के रिलेशंस को लेके, ठीक है, तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस, बिल्कुल सही, ठीक है। यूलिया अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उर्सुला वॉन्डेर है, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा 80th का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 81st क्वेश्चन, ठीक है, इसमें, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं वो मैच नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में स्क्रैप हो जाएगा। जो जेनिक सिनर है इज द विमिल्डन 25 मेंस चैंपियन, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, रोजर फेडरर हैज वन मैक्सिमम 22 ग्रैंड स्लैम्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 20 विन किए हैं, और जो हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम वैसे अगर किसी ने जीते हैं तो नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, ठीक है। उनके पास 20 कितने हैं? 20 ग्रैंड स्लैम हैं। देन राफेल नडाल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिंगल टाइटल वन एट फ्रेंच ओपन, ठीक है, 14 टाइटल, तो ये भी सही स्टेटमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है, द वुमेन प्लेयर हु हैज वन द मैक्सिमम सिंगल ट्रॉफीज इन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इज सेरेना विलियम्स, ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है। एक्चुअल में जो मार्गरेट कोर्ट्स थी, मार्गरेट कोर्ट्स, ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं विमेन कैटेगरी में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सॉरी, ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत है। तो यहां पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, बट ऐसा आपको कोई यहां पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ओनली 2 स्टेटमेंट सही है यहां पे, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी स्क्रैप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 82nd की तरफ मूव करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। इस क्वेश्चन में भी कुछ एरर्स हैं। वर्ल्ड वाटर डे एक तो देखो 22 फरवरी को नहीं, 22 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देन वर्ल्ड अर्थ डे 22 ऑफ अप्रैल, सही स्टेटमेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 5th ऑफ जून, ये भी सही स्टेटमेंट है। विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड इन रशिया ऑन 5th ऑफ मई, ये स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है रशिया का 9th ऑफ मई को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिफीट किया था वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को ऑन दिस डेट, तो 9th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है ये विक्ट्री डे रशिया में। तो यहां पे भी 2 ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बट मेरे ख्याल में जो आपको 82nd का आंसर दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है आपको आंसर, ठीक है। जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें आपको ऑप्शन, जो आंसर दिया गया है इसका ए दिया गया है, बट इसका जो सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको कौन कौन से सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं वेरियस कंट्रीज के द्वारा, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो जो फर्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस, ये तो सही स्टेटमेंट है, फ्रांस ने ही इनको दिया था ये अवार्ड। जो मित्र विभूषण है, ठीक है, ये अवार्ड है मॉरिशियस ने नहीं, श्रीलंका ने दिया था।
श्रीलंका ने दिया था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड, ये मालदीव्स के द्वारा नहीं दिया गया था, मॉरिशियस के द्वारा दिया गया था, मॉरिशियस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। और जो रशिया ने दिया था सेंट एंड्रयू द एपोस्टल अवार्ड, ये अवार्ड रशिया ने दिया था, ना कि ग्रैंड क्रॉस विद कॉलर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत बैठती है। तो यहां पे एक ही आपकी स्टेटमेंट सही होती है, वो है आपकी फर्स्ट वन। तो जो आपको यहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी आपका स्क्रैप हो जाना चाहिए। 83rd। देन मूव करते हैं 84th की तरफ, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वाड से रिलेटेड। द टर्म क्वाड रेफर्स टू द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, बिल्कुल सही है। और उसके जो मेंबर थे कौन कौन से थे, यूएस से, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सही स्टेटमेंट है। जो न्यू क्वाड है या मिडिल ईस्ट का क्वाड है, ठीक है, वो कौन था, I2, U2 आपने एक टर्म सुनी होगी। I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 मतलब यूएसए एंड यूएई, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है यूएसए, इजराइल, कतर एंड यूएई, जो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो थर्ड वन इज रॉन्ग, ठीक है। द क्वाड मेंबर्स हैव बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फोकस पर्टिकुलरली इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां से जो सही बनता है आपका ऑप्शन सी, 84th का सी ऑप्शन, ठीक है। मूव करते हैं 85th की तरफ। मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट वन है आपके पास, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिनलैंड स्वीडन हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो, बिल्कुल सही है। 31st मेंबर एंड स्वीडन इज 32nd मेंबर। देन बांग्लादेश छात्र लीग हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग द इंटरिम गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो बांग्लादेश छात्र लीग है वो अवामी लीग से रिलेटेड है, जो शेख हसीना की पार्टी थी, जिनको कूप करके वहां से निकाल दिया गया था बांग्लादेश से। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और उसको 2024 में बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये अवामी लीग से रिलेटेड आपके पास, मतलब अवामी लीग का ये स्टूडेंट विंग था, क्लियर। तो इसको बैन कर दिया गया था। देन यूक्रेन हैज बीन सीकिंग नाटो मेंबरशिप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो एसयू सबमिट है तियानजिन में होगा 2025 का, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो 85th का जो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन सी रहेगा, आपके पास 85th का सी ऑप्शन। मूव करते हैं 86 की तरफ, ठीक है। एरोमा मिशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। जो एरोमा मिशन है आपका वो किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था और हाल फिलहाल थोड़े साल पहले इसको हिमाचल के चंबा में भी स्टार्ट करने की बात की जा रही थी। तो जो आपका एरोमा मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सही होगा ऑप्शन डी। 87th, ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया डेवलप्ड पटकई राइस वेराइटी, तो ये इसका सही आंसर था असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड और रुसिकुल्या रिवर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट वन, रुसिकुल्या रिवर माउस इन ओडिशा पर्टेन्स टू ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। जो ओडिशा की रुसिकुल्या रिवर है उसका संबंध ऑलिव रिडल टर्टल से है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ऑलिव रिडले टर्टल्स आर रेयर स्पीसीज, यहां पे अकॉर्डिंग टू द आईयूसीएन स्टेटस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। रेयर नहीं है, वल्नरेबल स्टेटस है, तो यहां पे रेयर स्टेटस नहीं है एज पर आईयूसीएन ऑलिव रिडल टर्टल्स का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, रुसिकुल्या रिवर राइजेस फ्रॉम द महेंद्रगिरी हिल्स, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाती है। ये जो राइज करती है दरिंगबाड़ी से, दरिंगबाड़ी हिल से राइज करती है, ना कि महेंद्रगिरी हिल से। फोर्थ, रुसिकुल्या रिवर फॉर्म्स नो डेल्टा एट माउथ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे ओनली दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन।
तो इसका सही आंसर होगा 88 का, ऑप्शन बी रहेगा आपके पास सही आंसर 88 का। नेक्स्ट 89, कुछ एक फैक्ट्स दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। देखो जो शिमला एग्रीमेंट है बहुत ही फेमस एग्रीमेंट था, ठीक है, इंडो पाक से रिलेटेड, ये आपका साइन किया गया था 1971 में। ये स्टेटमेंट दी गई है जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये पैक्ट 1972 में साइन किया गया था। तो अगर आपको यही पता था तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में तो देखो ए ऑप्शन में भी फोर्थ दिखने को मिल रहा है, यानी गलत, यहां पे भी गलत, यहां पे भी गलत। तो इसका जो सही आंसर होना था ऑप्शन बी, एक ऑप्शन से ही आप इसको टैकल कर सकते थे। बाकी जो नेहरू लियाकत पैक्ट है, ठीक है, इसको 1949 में नहीं 1950 में साइन किया गया था। रेफ्यूजीज से रिलेटेड ये आपको एक पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिस वाटर ट्रीटी बहुत ज्यादा न्यूज थी कुछ एक साल से, तो 1960 बिल्कुल सही है। ताशकंद डिक्लेरेशन है 1966 की, ये भी 1966 में देखने को मिली थी। इंडो पाक वॉर 1965 से ये रिलेटेड थी ताशकंद में, ठीक है। तो ये भी आपके पास सही था, ये सही था, ये गलत और ये गलत। तो जो सही था आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट 90th, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इंडिया इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जूट इज सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपके पास। देन मेज इज कैटेगराइज्ड एट मिलेट, ये यहां पे गलत स्टेटमेंट हो जाती है, ये मिलेट नहीं एक सीरियल है, ठीक है, मिलेट नहीं सीरियल है। देन नेक्स्ट गोल्डन रेवोल्यूशन आपकी किससे रिलेटेड है, हनी या हॉर्टिकल्चर से, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे थर्ड गलत है, बाकी आपके ऑप्शन 1, 2 एंड 4 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए 90 का आपके पास देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए यहां पे सही आंसर होगा आपके पास। जो मेज है वो एक मिलेट नहीं है। नेक्स्ट 91st क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई थी। फर्स्ट वन, क्लाउड बर्स्ट अकर्स इन हिल एरियाज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज ए लोकलाइज्ड वेदर फेनोमेनन रिप्रेजेंटिंग हाईली कंसंट्रेटेड रेनफॉल ओवर ए स्मॉल एरिया इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लाउड बर्स्ट अकर्स ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर लेडन कूल एयर, यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर लेडन वार्म एयर, तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट और ऑरोग्राफिक लिफ्ट से रिलेटेड पूछी गई थी। मॉइस्चर कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी, ठीक है, जो अरेबियन सी है, टू द वेस्ट इज स्वेप्ट अप बाय माउंटेन्स इन ए प्रोसेस नोन एज ऑर्गेनिक ऑरोग्राफिक लिफ्ट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वेस्टर्न घाट्स के अलोंग जो विंड्स की, ठीक है, उसको ऑरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही देखने को मिलती है। मॉइस्चर कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी टू द वेस्ट इज स्वेप्ट अप बाय माउंटेन्स इन ए प्रोसेस नोन एज ऑरोग्राफिक लिफ्ट, तो ये भी आपके पास सही स्टेटमेंट है। तो यहां पे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाती है, ऑप्शन बी आपके पास 91st का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 93rd क्वेश्चन, सॉरी 91st था आपके पास, ये 91st का ऑप्शन बी। 92nd क्वेश्चन, ठीक है, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम बॉक्साइड ओर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एज ए इंसुलेटर, बिल्कुल सही है। मैंगनीज का यूज किया जाता है स्टील अलॉयज में, ये भी सही स्टेटमेंट है। लिग्नाइट है टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो उसका जो सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। एंड नेक्स्ट 93rd, ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन में डिजाइन करने में कुछ एरर है शायद। इन्होंने इसको डिजाइन करना था कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट नहीं किया गया था यूनेस्को के द्वारा, बट इन्होंने गलती से इसको डिजाइन कर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो इसमें रणथंबोर को छोड़कर बाकी सभी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपका स्क्रैप हो जाना चाहिए।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज। तो इन तीनों को रिकॉग्नाइज किया गया है, सिर्फ रणथंबोर नेशनल पार्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी स्क्रैप हो जाना चाहिए। देन 94th, कुछ एक फेस्टिवल दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बिहू असम का है फेमस, पोंगल तमिलनाडु में सही है, ओणम केरला में ओणम, देन सरहुल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड, ये भी सही स्टेटमेंट है आपके पास। तो इसका भी ऑप्शन डी, चारों सही है। नेक्स्ट 95th क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स पूछी गई थी आपके पास। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सही स्टेटमेंट है। एमआरटीपी द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ये, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो 4th स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 आपके पास सही हैं। तो यहां से जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। तो 95th का वैसे इन्होंने डी ऑप्शन दिया है, जो गलत बनता है, क्योंकि जो आईबीसी की फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट 96, ठीक है, एयरबोर्न डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है। इजी क्वेश्चन, सॉरी, कौन सी एयरबोर्न डिजीज है ये पूछा गया है। तो उसका जो सही आंसर था टीबी है। बाकी टाइफाइड हो गया, डाइसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, या आपकी वाटर या फूड बॉर्न डिजीजेज हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक स्टैटिक डाटा पूछा गया था, अगर आपको उसका सही आंसर पता था तो ही आप इसको टिक कर सकते हैं। व्हेन वाज इंसुलिन डिस्कवर्ड, 1921 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इनमें से बायोमास का सोर्स कौन सा नहीं है। ठीक है, बायोमास होता क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच कुड बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनमें से जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वुड देखने को मिलता है, गोबर गैस, ठीक है, कोल भी है। तो उसका जो नॉट, विच इज नॉट, तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर था, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट 99th, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो एस्ट्रॉइड, ठीक है, सोलर सिस्टम का मेंबर है। सैटेलाइट्स भी हैं, कॉमेट भी आपको देखने को मिलता है। कॉन्स्टेलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ये आपका सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो उसका जो सही आंसर था आपके पास ऑप्शन सी रहेगा, तारामंडल इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन था आपके पास 100th क्वेश्चन, वेस्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी गई थी। वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉइज पॉल्यूशन लीड्स टू वीकनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही है। देन सॉइल इरोजन इज वॉशिंग अवे ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम सीवेज। तो उसको स्टेटमेंट को पढ़ के ही हमें पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट सॉइल की लेयर होती है उसका जो रिमूवल है वो ड्यू टू वेरियस एजेंट, फॉर एग्जांपल ड्यू टू विंड या ड्यू टू वाटर, ठीक है, उसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन, ना कि रिमूवल ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम सीवेज। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है डीडीटी एंड बीएचसी आर फ्लेमेबल केमिकल्स, ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, दीज आर इनफ्लामेबल्स, इनफ्लामेबल केमिकल्स। तो ये भी आपके पास गलत देखने को मिलता है। तो यहां से ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है आपके पास। जो आपके पास है 100th का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो ये हमारा डिस्कशन था, जहां पे हमने कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो स्क्रैप हो सकते हैं, तो आप उनके प्रूफ सबमिट करवा सकते हैं। तो ये हमारा एसीएफ का डिस्कशन था। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।